स्टूडेंट्स, मैं चौधरी मोटाराम नील मेमोरियल ईटीटी इंस्टीट्यूट 5 NRD निर्वाणा से। तो जैसा कि हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था, संवेगात्मक विकास की अवस्थाओं में शैशवावस्था के बारे में अध्ययन किया था कि उसमें जो है संवेग किस तरह से प्रभावित करते हैं। शैशवावस्था में जो संवेग थे उनमें संवेगात्मक विकास किस तरह से होता है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। तो आज हम नेक्स्ट अवस्था में चलते हैं, जिसमें कि हम बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास पर चर्चा करेंगे। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास, ठीक है। तो बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास किस तरह से होता है, तो इसके बारे में क्रो एंड क्रो ने लिखा है, क्रो एवं क्रो ने लिखा है कि संपूर्ण बाल्यावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। क्रो एवं क्रो ने लिखा है कि संपूर्ण बाल्यावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्रो एंड क्रो की परिभाषा है, जिसमें उन्होंने कहा कि संपूर्ण बाल्यावस्था में यानी 6 से 12 वर्ष की जो एज होती है उसमें संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, कहीं भी जो संवेग हैं वो स्थिर नहीं रहते हैं, उनमें परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, तो अब चलते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं जो कि बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास को स्पष्ट करती हैं। तो बाल्यावस्था की विशेषताएं, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास की विशेषताएं, यानी क्या क्या विशेषताएं होती हैं बाल्यावस्था के दौरान। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चाहते हैं कि बालक जो है बाल्यावस्था में जब होता है तो उसके संवेग जो होते हैं वो नियंत्रण में रहते हैं। ठीक है, वो नियंत्रण कर सकता है उन पे। तो जैसा कि पहला पॉइंट है बालक के संवेगों में शिष्टता, बालक के संवेगों में शिष्टता होती है। शिष्टता कैसे होती है, क्योंकि क्या होता है कि उनमें संवेग उत्पन्न होते हैं, किसी भी परिस्थिति को लेकर संवेग उत्पन्न होते हैं, और जहाँ पर वो उन पर हावी होने लगते हैं ना, वहाँ पर वो क्या करते हैं, उन संवेगों का जल्दी ही दमन कर देते हैं। ये बाल्यावस्था में बालक जो समझ जाते हैं कि उन्हें कहाँ पर क्रोध करना चाहिए और कहाँ पर क्रोध नहीं करना चाहिए, और जहाँ उन्हें लगे कि बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है और बहुत उनकी जो स्थिति है वो अनियंत्रित हो रही है, वहाँ पर वो क्या करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि वो कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। वो अपने माता पिता और बड़ों के सामने अपने संवेगों को प्रकट नहीं होने देते। वो ये सोचते हैं कि कहीं उनके ये संवेग उनको कोई हानि तो नहीं पहुंचा रहे, कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। तो इतनी समझ तो बाल्यावस्था में बच्चों में आ ही जाती है। ठीक है, लेकिन ये अलग बात है कि गुस्से में बच्चा गलत काम कर बैठता है, उसके बाद उसे पछतावा तो होता है। जब उसके माता पिता उसे समझाते हैं तो अपने आप उसको ये लगता है कि उसे ये नहीं करना चाहिए था, या उसे अपने संवेगों पर कंट्रोल कर लेना चाहिए था। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि बालक के संवेगों में शिष्टता होती है। दूसरा जो पॉइंट है वो है शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान। शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान।
देखिए, एक शिक्षक जो है कक्षा में इस तरह का वातावरण बना के रखता है कि सभी बच्चों में समानता का भाव हो, कोई भी बच्चा किसी बच्चे के साथ अशिष्टता का व्यवहार ना करे, अभद्र व्यवहार ना करे, और किसी को, कोई बच्चा अक्षम है, कोई बच्चा मंदबुद्धि है या कोई प्रतिभाशाली है, किसी भी तरह के बच्चे बैठे होते हैं कक्षा में, अलग अलग प्रकार के बच्चे बैठे होते हैं, तो बच्चों को किस तरह से आपस में व्यवहार करना है ये शिक्षक ही उन्हें समझा सकता है। तरह तरह के उदाहरण देकर, अच्छे और बुरे उदाहरण देकर उन्हें समझा सकता है कि किस तरह से आप अगर किसी का बुरा करते हो तो आपका भी बुरा होता है, अगर आप किसी के लिए अच्छा करते हो तो आपके लिए भी कोई ना कोई अच्छा अवश्य करेगा, या आपको कभी किसी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपकी सहायता के लिए आगे अवश्य आएगा। तो इस तरह से जो एक शिक्षक है वो केवल कक्षा में दंड का माहौल नहीं बनाएगा, बल्कि एक प्यार का माहौल भी बनाएगा, एक सद्भावना का माहौल भी बनाएगा, जिससे सभी बच्चों के बीच में सहानुभूति का, सहयोग का, एक दूसरे की सहायता करने का भाव पैदा होता है। और उसके जो संवेग हैं उनको नियंत्रित करने में भी शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये हुआ शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान होता है बाल्यावस्था में संवेगों को नियंत्रित करने में। तीसरा पॉइंट है हमारा दोषों के परिणामों की चिंता। दोषों के परिणामों की चिंता। ये जो लाइन है ये एलिस क्रो ने कही है, एलिस क्रो ने, ठीक है। वो कहते हैं कि बाल्यावस्था में बच्चे गलत कर देते हैं, बुरे काम कर देते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि उनको उनके परिणामों की भी चिंता रहती है, उनको अपने दोषों के परिणामों की भी चिंता रहती है। अंदर ही अंदर वो इस चीज़ से जूझ रहे होते हैं कि वो कर तो रहे हैं ये काम, लेकिन क्या ये काम सही सिद्ध हो पाएगा, क्या इससे कुछ हमारा अच्छा हो जाएगा, क्या इसमें कोई बुराई तो नहीं है। तो परिणामों की चिंता होती कि बाद में क्या होगा, इसके परिणाम क्या होंगे। तो कार्य कर रहे हैं लेकिन उसके परिणामों की भी चिंता है, चाहे वो कार्य अच्छा है चाहे बुरा है, परिणामों की चिंता अवश्य होती है बाल्यावस्था में। ऐसा नहीं है कि बच्चों को कोई समझ ही नहीं होती, सब समझ होती है उन्हें, बस ज़रूरत होती है उनको सही मार्गदर्शन की। सही मार्गदर्शन मिलता है तो ये चीज़ें जो हैं सोच विचार की, समझ की, ये बातें उनको क्लियर करने की कि किस तरह के आपको उचित कार्य करना है, किस तरह से समझना है, सोच समझ के कार्य को अंजाम देना है कि उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो एलिस क्रो ने कहा कि जो बच्चे हैं वो अपने आप से जूझते हैं, अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि कक्षा में वो गरीब है, एक बच्चा अमीर है तो उसकी अमीरी को देख के दुखी हो रहा है, चिढ़ रहा है, उसके अच्छे कपड़ों को देख के चिढ़ रहा है। ये चीज़ें क्यों होती हैं? अगर कक्षा का माहौल ऐसा है, शिक्षक इसमें कोई योगदान नहीं दे रहा है, ये भाव बच्चे के मन में नेचुरली पैदा होंगे। तो शिक्षक को इन सारे भावों को उनके मन से निकाल देना चाहिए। ये उनके मन में डालना चाहिए कि वो किसी के प्रति भी किसी तरह की ईर्ष्या ना रखें, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो पड़ोसियों के बीच हो। उन्हें ईर्ष्या तो करनी ही नहीं है, क्योंकि ईर्ष्या जो है वो सब कुछ बिगाड़ सकती है, आपके परिवार को तहस नहस कर सकती है। ईर्ष्या से आप जो समाज में स्थान पाना है ना आपको, वो नहीं मिलेगा, समाज आपको स्थान नहीं देगा। इसलिए नियमों के अकॉर्डिंग चलिए, अपने परिवार में, अपने विद्यालय में और आस पड़ोस में भी, ठीक है। तो इस तरह से एलिस क्रो ने कहा कि जो बच्चे हैं वो दोषों के परिणामों की चिंता भी रखते हैं और शिक्षक भी इसमें योगदान देते हैं। नेक्स्ट है संवेग अधिक निश्चित और कम शक्तिशाली। संवेग अधिक निश्चित होते हैं और कम शक्तिशाली, यानी निश्चित ज़्यादा होते हैं, शक्तिशाली कम होते हैं। वे बालक को शैशवावस्था के समान उत्तेजित नहीं कर पाते। जिस तरह से शैशवावस्था में बच्चे जल्दी ही किसी चीज़ से उत्तेजित हो जाते हैं या आश्चर्यचकित हो जाते हैं किसी भी चीज़ को देख के, चाहे वो कोई जानवर है, चाहे वो कोई ऐसी चमकीली वस्तु है या किसी भी तरह की वस्तु है, उसको देखकर वो अपना रिएक्शन जल्दी ही देने लगते हैं। तो ऐसा बाल्यावस्था में नहीं होता। बाल्यावस्था में जो है
यानी आप 6 वर्ष की आयु में बालक का अपने भय और क्रोध पर नियंत्रण हो जाता है। कितने वर्ष की आयु में? 6 वर्ष की आयु में बालक जो है भय पर क्रोध करना, भय पर नियंत्रण करना सीख लेता है कि उसे किस चीज़ से डरना चाहिए, किस चीज़ से नहीं डरना चाहिए। वैसे तो आजकल के बच्चे वैसे ही बहुत एक्टिव हैं, उनको आप किसी चीज़ से डराने भी जाते हो तो वो नहीं डरते हैं। उनको पता है कि जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है, या तो हमें खिलाने के लिए किया जा रहा है, या तो हमें सुलाने के लिए किया जा रहा है। तो छोटे छोटे बच्चों में भी ये समझ है कि किस चीज़ से हमें डरना है, किस चीज़ से नहीं डरना है। तो किसी भी तरह आप इन अवस्थाओं में जाएंगे तो कोई ना कोई डिफरेंस तो होगा, लेकिन कुछ समानताएं भी होंगी। तो इसी तरह से शैशवावस्था में जो है बच्चे उत्तेजित जल्दी हो जाते हैं, बाल्यावस्था में इतने उत्तेजित नहीं हो पाते। तो बाल्यावस्था में क्या है कि संवेग अधिक निश्चित होते हैं, और जो बच्चे हैं वो संवेगों को जल्दी ही अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं, और उसके बाद क्या है, कम शक्तिशाली होते हैं। इसके बाद जो है विद्यालय के वातावरण का प्रभाव। विद्यालय के वातावरण का प्रभाव। अब परिवार में बच्चे जो हैं, कई बार क्या होता है कि परिवार का माहौल ऐसा होता है जिसमें बच्चे एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। हर टाइम माता पिता में लड़ाई चल रही है, हर टाइम उसके भाई बहनों में लड़ाई चल रही है, हर टाइम मतलब क्या है कि उसको ये लग रहा है कि परिवार में सुख शांति तो है ही नहीं। बच्चे बाल्यावस्था में भी पूरी बात समझते हैं, उनको ये पता है कि उनके घर में क्या हो रहा है, माता पिता आपस में किस तरह से बात कर रहे हैं, लड़ के बात कर रहे हैं, झगड़ के बात कर रहे हैं या प्यार से बात कर रहे हैं, उनको सब समझ में आता है। तो ये मत सोचिए कि आप उनके सामने कोई भी ऐसा व्यवहार करेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, सब समझ आता है उनको। इसलिए अपने व्यवहार पर कंट्रोल कीजिए, अपने स्वभाव को ऐसे बदलिए उनके अकॉर्डिंग कि बच्चों को कभी भी ये ना लगे कि परिवार का जो वातावरण है उसमें वो समायोजित नहीं हो पा रहा है, और उसे ये लग रहा है कि उसे तो यहाँ से निकल जाना चाहिए। कई बार छोटे छोटे बच्चों में भी ये सोच पैदा हो जाती है कि क्या परिवार में रोज लड़ाई झगड़े कलेश चलता रहता है, इससे अच्छा तो यहाँ से निकल जाओ, इससे अच्छा तो मुझे स्कूल में अच्छा लगता है। बच्चे ये सोचते हैं कि मुझे विद्यालय में अच्छा लगता है, इससे विद्यालय का वातावरण कितना अच्छा है, शिक्षक कितने प्यार से बोलते हैं, कितना मतलब दूसरों के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार करते हैं, हमें कितने अच्छे से पढ़ाते हैं, कुछ सिखाते हैं अच्छा। तो घर का माहौल ऐसा हो, और विद्यालय में अगर बच्चा अच्छा महसूस कर रहा है तो आप घर के माहौल को चेंज करिए, बच्चों के अकॉर्डिंग करिए, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं विद्यालय के वातावरण का भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जैसे कि उसमें क्या होता है, आदर्श शिक्षक होते हैं, स्वतंत्रता भी दी जाती है, उनको तरह तरह के प्रोग्राम में शामिल भी किया जाता है, तरह तरह की कंपटीशन में उनको आगे आने का मौका दिया जाता है। तो ये स्वस्थ वातावरण जो है उनके संवेगों को निखारता है, उनको विकसित करता है, लेकिन उनको बिगाड़ता नहीं है, संवेगों का परिष्कार करता है, उनको सुधारता है। तो ये विद्यालय का स्वस्थ वातावरण भी काफ़ी प्रभावित करता है। इसके बाद है एलिस क्रो ने एक और पॉइंट दिया, उसमें लिखा कि बाल्यावस्था में जो बालक है सामान्य रूप से प्रसन्न रहते हैं, सामान्य रूप से प्रसन्न ही रहते हैं। सामान्य रूप से प्रसन्न रहते हैं, लेकिन कई बार उनको अपने मित्रों पर, अपने फ्रेंड्स पर गुस्सा आ जाता है, तो एक पल के लिए वो उनसे नाराज हो जाएंगे, बात नहीं होगी, लेकिन दूसरे ही पल क्या होगा, फिर से आप जो है उन्होंने आपसे, उस दोस्त ने आपसे माफ़ी मांग ली, वो बच्चा जो है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने लग गया, उसे लगा कि माफ़ी तो मांग ही लिया इसने, तो मुझे भी जो है उसके साथ वापस से फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए, वापस से जो है एक दूसरे से बोलचाल कर लेनी चाहिए। तो एक पल में क्या होता है कि बच्चे जो है क्रोध करते हैं, दूसरे पल वो प्रसन्न भी हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर सामान्य रूप से बच्चे प्रसन्न नहीं रहते हैं। कभी कभी द्वेष आता है मन में, लेकिन वो जल्दी ही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है बालक विभिन्न समूहों का सदस्य।
बालक विभिन्न समूहों का सदस्य, और विभिन्न समूहों का सदस्य भी बन जाता है। मित्र मंडली होती है उसकी, अलग से गुट बन जाता है बालकों का। एक जैसे विचार होते हैं उनके, और कुछ विचार अच्छे होते हैं, कुछ विचार बुरे भी होते हैं। कई मित्र जो हैं उनकी संगति बुरी होती है और कुछ मित्रों की संगति बहुत अच्छी होती है। तो ये मिला जुला जो है एक समूह जो है उसका सदस्य बालक बन जाता है और उनके बुरे विचारों को भी अपना लेता है और अच्छे विचारों को भी अपना लेता है। तो कई बार जो है इसके नुकसान भी हैं, द्वेष, ईर्ष्या और पारस्परिक घृणा पैदा हो जाती है ऐसे समूहों के बीच में रहने से, और कई बार क्या है अच्छाई भी पैदा हो जाती है। तो ये जो बालक है अपने व्यवहार में इन संवेगों को व्यक्त करने लगता है समूहों में रहकर। समूह में रहकर भी वो संवेगों का विकास कर लेता है। तो ये तो था बाल्यावस्था की बात कर रहे थे हम कि किस तरह से जो है बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास होता है, उसमें जो है ये सारे पॉइंट रहेंगे। अब चलते हैं किशोरावस्था की ओर। देखिए किशोरावस्था के बारे में जो स्टैनले हॉल है उन्होंने क्या कहा आपको पता ही होगा। स्टैनले हॉल ने कहा था कि जो किशोरावस्था है, स्टैनले हॉल, किशोरावस्था तूफान का काल है, संघर्ष का काल है। तो ये स्टैनले हॉल ने क्यों कहा ऐसा? क्योंकि किशोरावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें कि बच्चे जो हैं अपने संवेगों पर नियंत्रण करते तो हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये संवेग उन पर हावी हो जाते हैं और इस कदर हावी होते हैं कि ये इन पर कंट्रोल कर ही नहीं पाते और ऐसा कुछ गलत काम कर जाते हैं जिसके बाद इनको पछताना पड़ता है। तो किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास पढ़ेंगे। किशोरावस्था एक ऐसी एज है ना जिसमें बच्चों को बड़ा ही प्यार से दुलार से रखना पड़ता है। अगर माता पिता उन्हें जरा डांट भी देना तो उनको बहुत बुरा लगता है, गुस्सा आता है उन्हें कि हमें इतनी इस अवस्था में, इस एज में हमें डांटा क्यों जा रहा है, हमें मारा क्यों जा रहा है। अच्छा नहीं लगता, किसी भी फ्रेंड के सामने अगर आप डांट देते हैं तो भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए किशोरावस्था में जो है शारीरिक शक्ति की उसके संवेगों पर स्पष्ट छाप होती है, क्योंकि उसकी शारीरिक शक्ति बढ़ चुकी होती है, उसकी जो अंदरूनी शक्ति है वो बढ़ चुकी होती है। तो ये संवेगों पर उसकी स्पष्ट छाप होती है, शारीरिक शक्ति की स्पष्ट छाप। ठीक है, क्योंकि सबल और स्वस्थ किशोर में संवेगात्मक विकास जो है वो स्थिर होता है और निर्बल और अस्वस्थ किशोर में सांवेगिक अस्थिरता पाई जाती है। जो स्वस्थ है उसमें संवेग जो है स्थिर होंगे, जो अस्वस्थ किशोर है उसमें अस्थिर होंगे। इसके बाद है इच्छाओं की वृद्धि। अब किशोरों में इच्छाओं की भी वृद्धि हो जाती है और उनकी इच्छाएं पूरी ना हो तो उन्हें क्रोध आता है, घृणा होती है, अपने माता पिता से भी घृणा करने लगते हैं वो। ठीक है, अपने माता पिता के सामने कोई इच्छा रखते हैं, वो पूरी नहीं होती है तो उन्हें घृणा होती है उनसे। तो कहते हैं कि दूसरों के माता पिता तो पूरी कर देते हैं, हमारे माता पिता पता नहीं क्यों नहीं पूरी करते, मैंने गलत क्या कह दिया ऐसा। उन्हें लगता है कि वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, बाकी सारे गलत हैं। ये होता है, किशोरावस्था में होता है। और इसके बाद जो है प्रेम, दया, क्रोध जैसे भाव जो हैं स्थायी रूप धारण कर लेते हैं। प्रेम, दया, सहानुभूति जैसे भाव स्थायी, ये स्थायी रूप धारण कर लेते हैं। किसी के प्रति उनको प्रेम भी जल्दी हो जाता है, किसी के प्रति दया भी जल्दी आ जाती है, सहानुभूति भी हो जाती है, और किसी गलत पर्सन को भी वो अपना जो है अपना जो है शुभ चिंतक मानने लग जाता है कि भाई ये तो बहुत अच्छा है। वो प्यार से उनको अपनी बातों में ले लेता है और उनकी बातों में आ जाते हैं। तो वो इस तरीके से वो गलत कर रहे होते हैं। प्रेम भी जल्दी कर बैठते हैं, दया भी जल्दी आ जाती है, सहानुभूति भी जल्दी हो जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं उनको आगे चलकर परेशान भी कर सकती हैं और उनको सफल भी बना सकती हैं। तो वो दुखी भी हो सकता है इन चीज़ों से। इसके बाद है संवेगात्मक विकास विचित्र।
संवेगात्मक विकास विचित्र। विचित्र क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या है कि किसी भी परिस्थिति या कोई भी परिस्थिति आती है ना उसके सामने, तो उस परिस्थिति में एक पल में तो वो हंसता है, दूसरे पल उसी परिस्थिति में वो रोने लग जाता है। तो इनके संवेगों का कोई तय मार्ग नहीं है। कभी ये हंसेंगे, कभी ये रोएंगे, कभी ये गुस्सा करेंगे, कभी फिर से प्यार करने लगेंगे, कभी माता पिता से घृणा करने लगेंगे, कभी माता पिता के पैरों में गिर जाएंगे। ये व्यवहार इनका चेंज होता रहता है। इसके बाद है अनेक बातों के बारे में चिंता। अनेक बातों के बारे में चिंता। अनेक बातें इनको चिंतित करती रहती हैं। अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, अपनी शक्ल को लेकर चिंतित हैं कि वो अच्छे दिखते भी हैं या नहीं दिखते। ठीक है, इस तरह से धन लेना, धन प्राप्ति करनी है तो वो चिंतित है। तो ये चीज़ें इनको क्या है, चिंतित करती रहती हैं। अपने चेहरे को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर, धन को लेकर ये चिंता व्यक्त करते रहते हैं। इसके बाद है घोर निराशा के शिकार। घोर निराशा के शिकार हो जाते हैं जब इनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जब इनको कुछ चाहिए वो इनको मिलता नहीं है, जिससे प्रेम करते हैं वो इनको नहीं मिलता है, कोई ऐसा पर्सन। तो इस तरह से घोर निराशा के शिकार हो जाते हैं और आत्महत्या तक का जो स्टेप है वो उठा लेते हैं। कुछ किशोर इस जो है सिचुएशन में आ जाते हैं कि वो सुसाइड तक कमिट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बहुत गलत व्यवहार है उनका, ये संवेगों पर उनका नियंत्रण होना चाहिए। तो माता पिता को, शिक्षक को जो है पूरा भूमिका निभानी चाहिए इसमें, उनके संवेगों को कंट्रोल में करने की। उनको प्यार से समझाइए, उनके लिए ऐसा वातावरण क्रिएट कीजिए जिससे कि वो उसमें समायोजित हो पाए, उनके अकॉर्डिंग उनकी शिक्षा दीजिए, उनको प्यार से उनको रखिए और कभी भी उनको ऐसा मत लगने दीजिए कि उनके साथ किसी तरह का भेदभाव हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें उनको क्लियर करनी है। इस तरह से ये अवस्थाएं थी जो संवेगात्मक विकास को स्पष्ट करती हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, तो घर पर रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।